तो पिछले लेक्चर में हमने जो सेट 4 था उसका हमने लेक्चर 1 कंप्लीट किया था। ये हमारा लेक्चर 2 है जिसमें हम 58 से क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें बात किया गया 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? तो पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में बोरिक अम्ल का उपयोग होता होता है, बोरिक अम्ल का। 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य पूर्ति को दुर्गंध का कारण बनाती है? देखो, जो खाद्य पूर्ति के दुर्गंध का कारण बनाने वाली वो गैस है, वो हमारा गैस है ऑक्सीजन गैस। क्योंकि जो हमारा वसा है ना, वसा और तेल से जब ऑक्सीजन गैस अभिक्रिया करती है वसा और तेल से, तो वो क्या हो जाती है ना कि ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी ऑक्सीजन को बाहर निकालने लगती है, जिस कारण पानी भी छोड़ देता है और ऐसे क्या बोलते हैं, पानी छोड़ देता है और ऑक्सीकृत होकर दुर्गंधित होने लगता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धोवन सोडा का उपयोग नहीं है? इसमें धोवन सोडा का उपयोग नहीं है, तो साबुन और कांच ये सब बनाने में उपयोग इसका होता है। इसका उपयोग जल की स्थिरता, स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए होता है। ठीक है, इसका उपयोग पेयजल में कीटाणुओं को मारने के लिए धोआ सोधा नहीं, पेयजल में थोड़े कीटाणु को मारेगा। पेयजल को जब इसमें मतलब इसके कीटाणुओं को मारने के लिए हम लोग विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। विरंजक चूर्ण मतलब पता है क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों को उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है। विपणन विपन विपणन विपणन से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर है ना, वो इससे संबंधित है, यानी जो सब्जियों के उत्पादन से, भंडारण से, प्रसंस्करण से और विपणन से संबंधित है। अच्छा, अगर वही पूछ दे कि हम पोल्मोनोलॉजी क्या है, पोमोलॉजी क्या है, तो ये जो पोमोलॉजी हमारा है ना, ये फलों से संबंधित है। अगर पूछ दे आपका एपी कल्चर किससे संबंधित है, तो एपी कल्चर आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मधुमक्खी मधुमक्खी पालन से संबंधित है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पौधे की कौन सी कोशिका भित्ति से बनी होती है? यानी पौधे की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। हम सेलुलोज बहुत कम मात्रा में पचा सकते हैं, जैसे हम पालक, यही हम छोटा छोटा चीज पचा सकते हैं, बाकी सेलुलोज हमारे अंदर नहीं पच पाएगा। ये जो हमारा लिपिड है ना, तो हम लोग के शरीर में क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है। हम लोग के शरीर में कोशिका झिल्ली होता है। इस कोशिका झिल्ली किसके किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है लिपिड से प्लस प्रोटीन से। ये हमारा कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, जबकि कोशिका भित्ति आपका सेलुलोज से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा आपका लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगी? तो लीवर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। पीयूष ग्रंथि को हम लोग जो मेन ग्रंथि होता है ना, हम उसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं हम लोग? तो पीयूष ग्रंथि को। थायराइड कहाँ होता है? तो गला में होता है, गला में होता है थायराइड। ठीक है। जो लार ग्रंथि होता है वो 3 होता है। ऐसे कोई एक होता है सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल, और एक और होता है, हाँ, एक होता है पैरोटीड, पैरोटीड, सबलिंगुअल, सब लिंगुअल, और एक होता है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। ये तीन प्रकार की लार ग्रंथियां हमारे मतलब ये माउथ है ना, उसमें पाई जाती है। थायराइड हमारे गला में पाई जाती है, और हम लोग जो आयोडीन की कमी से हम लोग का थायराइड नामक ही बीमारी होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 64 नंबर बोलता है कि रक्त का थक्का जमना किसकी उपस्थिति के कारण है? तो प्लेटलेट्स के कारण हमारे रक्त का थक्का जमता है। 65 में बात करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में किस प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं? तो वो 3 प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं पारिस्थितिक तंत्र में। 66 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने इटली देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया था। किस देश की? तो इटली देश की। 67 नंबर, आपदा शमन परियोजनाओं की को मंजूरी देने वाली उच्च स्तरीय कमेटी की अध्यक्षता किसने किया? तो जो ये हमारा आपदा शमन है ना, मतलब कोई भी अगर देश के अंदर जो भी आपदा आएगा, विपदा आएगा, वो सारा हमारा गृह मंत्रालय देखता है, गृह मंत्रालय देखता है, जो कि अमित शाह के अंडर में आता है। 68 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि एक व्यक्ति उगते सूर्य की दिशा में
चलना शुरू कर देता है वह अपनी बाईं ओर 45 डिग्री पर घूमता है और 50 मीटर आगे चलता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हम आगे मतलब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये अगर यहाँ से हम यहाँ पे पहले इसको हम मिटा देते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, अब हम अब हम इसको बनाते हैं, जो जो ये बोला है वो हम करते हैं। ठीक है, तो ये एक बार बोला है कि एक व्यक्ति है जो उगते सूर्य की दिशा में चलना शुरू करता है। अब आप इतना तो आप मतलब ध्यान में रखिएगा कि सूर्य किस तरफ उगता है। तो सूर्य उगता है हमारा पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ। पूरब हमारा ये है, पूरब हमारा ये है, पश्चिम ये है, नॉर्थ ये है और साउथ ये है। ठीक है, ये क्या है, तो ये साउथ है। अब हम देखते हैं, तो ये बात बोला गया है कि वो उगते सूर्य की दिशा में चलना शुरू करता है, यानी वह इस तरफ चलना शुरू करता है। मान लीजिए यहाँ से वो चलना शुरू करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति ठहरा है, यहाँ से चलना शुरू करता है, ध्यान से देखिएगा। वह अपनी बाईं ओर चलता है। अगर आप इधर चलिएगा, ठीक है, तो आपका जिस तरफ जो इधर चलिएगा तो आपका इस तरफ फेस रहेगा। तो आप एक बार इमेजिन कीजिए कि आप इस तरफ खड़े हैं, तो आपका दाहिना हाथ इधर आएगा और बायां हाथ इधर आएगा। मतलब आपका लेफ्ट साइड उधर हो जाएगा, क्या बोलते हैं, नॉर्थ की तरफ लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड अगर यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो कितना हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो हो जाएगा ये हमारा कितना हो जाएगा। तो ये अगर ये पूरा चलेगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री को आधा 20 से काट देते हैं। ठीक है, जब हम 20 से काटेंगे तो हमारा 45 डिग्री हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पहुंचा हमारा और ये जो क्या बोलते हैं, और ये इसको जैसे ये नॉर्थ और ये ईस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा दिशा पर अभी खड़ा है यहाँ तक 50 मीटर चलने तक। उसके बाद वह अपनी बाईं ओर 90 डिग्री पर घूमता है। यानी देखो यहाँ है ना, तो यहाँ से जब यहाँ चलेगा तो कितना चलेगा, 45 चलेगा। तो फिर 45 यहाँ से यहाँ आधा चलना चाहिए ना, ऐसे काट दो तो यहाँ तक इसको चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक इसको चलना चाहिए, एक सेकेंड यार, यहाँ तक इसको चलना चाहिए। तो यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, अर्थात नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको फिर से देखिए। ये बोलने का ट्राई कर रहा है कि एक जो व्यक्ति है वो उगते सूर्य की दिशा में है, अर्थात ये उगते सूर्य की दिशा में इधर खड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यह 45 डिग्री घूमता है। अगर एक हम आप बात देखिएगा, अगर आपको ऐसे जो ऐसे है ऐसे, तो यहाँ तो ये एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये पूरा हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, आप जानते हैं। अगर हम इसको 20 से काट दे तो 45 डिग्री, ये नहीं हो जाएगा। तो वही तो हम काम किए हैं, तो ये हमारा 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री पे एक बार घूम गया तो आपका नॉर्थ ईस्ट पे आ गया। और वही जब 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इंग्लिश छोड़ते हैं। ये देखिए 70 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है। तो इसमें अगर ध्यान से आप देखिएगा, ये कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको कितना दिख रहा है, तो इसमें हमको तो इसमें दिख रहा है और इसका आंसर भी यही है ये। नेक्स्ट देखते हैं। तो जितना लॉन्ग है ना उसको हम लोग छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ेंगे, हम पहले बात कर लेते हैं क्यों छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आपको एक बात बताते हैं। आपका जो बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस, उसमें हाईएस्ट कट ऑफ कितना जाता है, 70+। वो छोड़ो, हम 75 मानते हैं, चलो। हमको हाईएस्ट स्कोर नहीं, मतलब 75 से आज तक ऊपर नहीं गया है। मतलब हमारा एक अगर ये बोल दी जाए कि एक सेफ स्कोर क्या है, सेफ स्कोर, तो हमको 75+ करना है, 75+ हमको करना है, यानी 75 के आसपास। तो हम अर्थात 25 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, हम 25 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, 25 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो इसमें भी तो हम वही कर रहे हैं कि जितना वास्ट वास्ट क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं। मतलब एक आप एक रियल उसका फील कीजिए कि हाँ ये रियल चल रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पहली बात कि हम लॉन्ग वाला छोड़ देंगे, दूसरा बात हम इंग्लिश छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत माथापेची करना पड़ता है, बहुत टाइम गवाना पड़ता है, तो इंग्लिश हम छोड़ देंगे। 72 बात करते हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में बर्ड आर फ्लाइंग बर्ड्स आर फ्लाइंग को 536 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। द नेक्स्ट इज बिग को इतना के रूप में किया गया है, और क्लोज द डोर को 534 के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में कंप्लीट योर वर्क को किस प्रकार कूटीबद्ध किया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सोच पा रहे हैं तो पहले आप सोचिए, हम बताते हैं फिर। देखिए, अगर इसको हम देखें ऐसे कि देखो बर्ड्स आर फ्लाइंग, ठीक है,
तो बर्ड्स में कितना है, BIRDS, देखो एक शब्द, दो तीन चार पाँच, पांच वर्ड है तो पांच लिख दिया। आर में देखो एक दो तीन, तीन लिख दिया। फ्लाइंग देखो एक दो तीन चार पाँच छः, छः लिख दिया। सेम देखो, द में तीन है तो तीन लिख दिया। द नेक्स्ट में चार चार, ईज में दो दो, बिग में तीन तीन के रूप में कुटीबद्ध किया गया है। और क्लोज द डोर को 534 के रूप में कुटीबद्ध किया गया है। तो कंप्लीट, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये आठ यहाँ पे है, बाकी किसी में नहीं है, तो यही हो जाएगा। एक बार और चेक करते हैं, एक दो तीन चार, चार है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये देखिए 73 नंबर, ताश की गड्डी में फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या होगी। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी में फेस कार्ड कितना होता है। फेस कार्ड कितना होता है, फेस कार्ड होता है ताश की गड्डी में, देखो पहले एक होता है किंग। टोटल ताश की गड्डी, टोटल जो नंबर होता है वो होता है 52। ताश में टोटल जो कार्ड होता है उसका 52 कार्ड होता है। तो जो किंग होता है ना, ये मतलब जो फेस है आपका, फेस कार्ड, फेस कार्ड टोटल तीन होता है, एक किंग होता है और एक क्वीन होती है और एक गुलाम होता है। गुलाम होता है, ये टोटल फेस कार्ड तीन तरह के होते हैं। और ये किंग भी चार होता है, क्वीन भी चार होती है, गुलाम भी चार होता है। अर्थात ये टोटल 12 हो गई, 12 ये ऐसे हो गई। और ये हमारा टोटल 52 हो गया। ठीक है, ये सूत्र है कि अगर ये जितना आता है इसको ऊपर और कुल को नीचे, तो काटेंगे तो पहले ये अगर दो से काटेंगे तो 6 और ऐसे काटेंगे तो 26, फिर तीन और ये 13, यानी 3/13, 3/13। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 74 नंबर नहीं पता हमको। 75 नंबर एक बार हम बनाए थे, आप इसको याद रखिए। 75 नंबर को हम एक बार बनाते हैं, ठीक है। इसमें ये बोला गया है, इधर हम बनाते हैं 75 नंबर को। ये पहले ये देखो, -1 और 9 और 11 और 1, -1 और 9 एक साइड है, फिर 11 और 1, यही है ना। क्योंकि इधर गड़बड़ होगा तो फिर आंसर में गड़बड़ होगा। -1 और 9 ठीक है, 11 1 ठीक है। को आंतरिक अनुपात इतना के रूप में विभाजित करने पर निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसका सूत्र क्या होगा, अगर ये देखा जाए तो इसका सूत्र क्या होगा। M1 M2, M1 M2 का मान दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, अनुपात में विभाजित निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र हमको पता ही नहीं है। 75 का हम देखते हैं आंसर। 75 75 75 75 75 75, ये दो बिंदु x1 y1 माना है और x2 y2 माना है, को जोड़े रेखा खंड को आंतरिक बिंदु को x y माना है। ठीक है, और देखो ये सूत्र देखो, M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। अरे यार, तो ये तो हमको पता ही था, सॉरी भाई। आई नो ना, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो चुका था। यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे आते हैं। ये देखो इतना हो गया ना ये। और फिर जो एक है 3 अनुपात, एक है 3 और एक है, तो हम इसको ऐसे मानेंगे, इसको हम x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं। ठीक है, इसको x2 मानते हैं, इसको हम x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं, इसको हम m1 मानते हैं और इसको m2 मानते हैं। ठीक है, अब देखो x1 का मान कितना दिया हुआ है, तो -1 दिया हुआ है। ठीक है, y1 का मान कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है। x2 का मान कितना दिया हुआ है, वो 11, और y2 का मान कितना दिया है, तो 1। m1 का मान कितना दिया है, 3, m2 का मान कितना दिया है, तो 1 दिया है। अब इसका सूत्र होता है x1 बराबर m1 बराबर, यानी x1 बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब देखो m1 का मान यहाँ पे देखो 1 दिया है, तो 1, x2 का मान 11 प्लस m2 का मान, m1 का मान 3 था ब्रदर, काहे दिमाग खराब हो रहा है। एक सेकेंड, देखो m1 का मान आपका कितना है, तो 1 है, x2 का मान 11 है, m1 का मान 3 है ना, m1 का मान 3 है, m1 का मान कितना है, m1 का मान 3 है, x2 का मान 11 है, प्लस m2 का मान 1 है, x1 का मान -1 है, m1 का मान 3 है और प्लस m2 का मान 1 है। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, तो 33 हो जाएगा, प्लस और -1 हो जाएगा, बटा 4 हो जाएगा। तो अगर 33 प्लस माइनस -1 बटा 4, तो ये हो जाएगा आपका 32/4। तो ये कटेगा तो 2,
ये 16, ये 8, यानी जो हमारा x1 का मान आएगा वो कितना आएगा, तो x1 का मान 8 आना चाहिए। x1 का मान आया 8, यानी एक ऑप्शन हमारा 8 आ गया। अब हम y1 का मान ढूंढते हैं। ठीक है, y1 का हम मान ढूंढते हैं कितना आना चाहिए। तो x1 का मान आ गया, अब y1 देखते हैं यहाँ पे। y1 का फॉर्मूला क्या होता है कि m1 y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। m1 का मान कितना दिया है, m1 का मान 1 दिया है और y2 का मान 1 दिया है, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस m2 का मान कितना दिया है, तो m2 का मान दिया है 3, y1 का मान दिया है 11, y1 का मान दिया है 9, y1 का भी मान दिया है 9 बटा इसका 3 है 1 4, यानी 3 प्लस 1 4 हो जाना चाहिए। तो 1 प्लस 29 27 बटा 4 28 बटा 4, तो 2 और ये 14 दूना 28, ये 7, यानी 8 और 7, 8 7, यानी 8 और 7 ये हमारा आंसर होना चाहिए। 8 7, 8 7। ले, कहीं तो गड़बड़ है दया, कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है। M1 X2 वापिस हम इसको बना के ही छोड़ेंगे, जो हो जाए। M1 X2 ये है ना, तो M1 और X2, M1 का मान कितना दिया हुआ है, M1 का मान 3 दिया है, 3 भरे हैं। X2 का मान 11 दिया है, 11 दिया है, 11 भरे हैं, 33, और प्लस M2 का मान कितना दिया हुआ है, M2 का मान 1 दिया है, और M1 का मान कितना दिया होगा, -1। तो ठीक तो है, फिर गड़बड़ कहाँ हो रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रहा है। सोल्यूशन देखते हैं इसका। y1 में हम क्या सही किए हैं, एक तो 8 आ गया हमारा, ठीक है। y1 में जैसे हम m1 और y2 किए हैं, तो m2 y1 किए हैं, ठीक है। तो m1 का मान कितना है, m1 का मान यहाँ पे 3 आना चाहिए भाई, सॉरी, m1 का मान 3 है ना, m1 का मान 3 है, और y2 का मान 1 है, प्लस m2 का मान 1 है, और y1 का मान 9 है, बटा 3 और 1 4, तो 3 और प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 और ये 4, 12 बटा 4, तो अरे यार 3, 4 3 12, यानी 8 और 3, 8 और 3, 8 और 3, 8 और 3, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये छोड़ते हैं, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं कितना आएगा। जो 77 नंबर आंसर है ना हमारा, 77 का आंसर इतना आएगा। कैसे आता है हमको भी नहीं पता। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 10 मीटर त्रिज्या में 90 डिग्री के कोण वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल की गणना कीजिए। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 मीटर त्रिज्या वाला है ना, 10 मीटर त्रिज्या है, यानी अगर इसको हम सोल्यूशन करते हैं, इसका त्रिज्या है 10 मीटर, और इसका 90 डिग्री है, यानी अगर सूत्र से हम चले तो थीटा बराबर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान दिया है 90 डिग्री और 360, तो 90 बराबर 360 इंटू पाई का मान पाई रहने दो, और ये आर है, आर कितना दिया हुआ है हमारा, 10 मीटर दिया हुआ है, मतलब 10 का स्क्वायर अर्थात 100। तो यहीं पे इसको कटा दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अर्थात 9/36, ठीक है, गुने पाई 100 ये हो जाएगा। इसको एक बार और काट दो, 9 चौका 36, 1/4, और 4 से ये काट दो 25 बार में, अर्थात 25 पाई। 25 पाई हमारा आंसर, आंसर ठीक है, मीटर में दिया हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है।
ये 25 है ना, तो 25 बटा पाई का मान क्या होता है, 3.15। अब हम इसको हल करेंगे। हाँ, तो इसका हमने गुना किया, तो इसका गुना करने पे हमारा 78 पॉइंट, यानी ये आ रहा है 78.5, यानी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। 78.5 गुना करने पे आ रहा है 78.5, क्या है, मीटर है कि सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर, 78.5 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये इम्पॉसिबल, ये भी मेरे से नहीं बनेगा, मतलब पढ़ा ही नहीं हूँ, इंग्लिश में पढ़ता ही नहीं, इंग्लिश नहीं बनेगा। चलिए 91 में क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द क्या होगा। तो कोई चीज जैसे प्रचुर मात्रा में है, कोई चीज क्या है, तो प्रचुर मात्रा में है, तो वो प्रचुर मात्रा में है, तो वो प्रचुर का हो जाएगा अल्प मात्रा। ई का प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, पहले देखिए उपसर्ग का मतलब क्या हो जाए। उपसर्ग मतलब होता है जो आगे लगकर अर्थ का परिवर्तन कर दे, और प्रत्यय मतलब होता है जो पीछे लगकर अर्थ का परिवर्तन कर दे, यानी वो शब्द के पीछे लगेगा, शब्द के आगे पीछे लगेगा, ठीक है। देखो तेली को हम लोग तेल प्लस ई लिख सकते हैं, तो इसमें तो है। माली को माला प्लस ई लिख सकते हैं, माली हो जाएगा। चम एली को क्या लिखेंगे, चमेल प्लस ई लिखेंगे क्या। तो ये थोड़ा सा मतलब बदल लग रहा है देखने में, तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महा प्लस इंद्र कहाँ है, महा प्लस इंद्र। रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य कहते हैं, इसको आपको रटना होगा, जैसे हमने रट चुका है कि रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य होगा। जिसे बुलाया ना गया हो उसको हम लोग बोलते हैं कि अनाहूत, ये सब रटना होगा। 96 में क्वेश्चन बोलता है कि अनिष्ट, अनिष्ट का अर्थ होता है डैश, मतलब एक तो अनिष्ट का अर्थ कुछ होता है इन चारों में से, ठीक है, और एक अनिष्ट का मतलब होता है निष्ठाहीन। तो देखो इसमें अनिष्ट का मतलब क्या, अनिष्ट मतलब आपका कोई गुस्सा होगा तो नहीं, प्रलोभन होगा तो नहीं, निर्भय होगा तो नहीं। अनिष्ट का मतलब होता है कि जैसे मैं तुम्हारा अनिष्ट कर दूंगा, मतलब मैं तुम्हारा कुछ हानि कर दूंगा, मैं तुम्हारा हानि कर दूंगा, मतलब अनिष्ट मतलब होता है कि हानि करना। 97 में क्वेश्चन देखिए, 97 में क्वेश्चन बोलता है हमारा कि जो वर्ण का अर्थ नहीं है इसमें। तो आपने पढ़ा है कि वर्ण एक अक्षर भी हो सकता है, वर्ण एक रंग भी हो सकता है, कैसे। तो आप वैदिक काल में आप पढ़ेंगे कि आर्य और अनार्य, आर्य और अनार्य, ये देखने में गोरे थे तो अपने आप को आर्य बोले, ये देखने में काले थे तो अपने आप को अनार्य बोले, अनार्य बोले, मतलब आर्यों ने इनको दिया कि अनार्य। तो ये वर्ण, यानी अगर बोले कि वैदिक काल कितने वर्णों में विभाजित था, तो दो वर्णों में उस समय, आर्य और अनार्य। तो वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, ठीक है। वर्ण का अर्थ एक जाति भी होता है, कि अगर उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में दो था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में टोटल चार हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये भी हो गया, तो अर्थात ये जाति भी हो सकता है, लेकिन सुंदरता किसी वर्ण का मतलब नहीं होता है, अर्थात 97 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 98 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक का अर्थ पुराना है, चीर का अर्थ। 99 नंबर, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, शारदा। 100 नंबर, कान का कच्चा होना, ये लड़का अभी कान का कच्चा हुआ है, मतलब सुनी सुनाई बातों पर वो विश्वास कर लेता है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। ये हमारा एंड होता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेट 5। थैंक यू।